नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 में 8 दिन 24 सेट में कंडक्ट हुआ था, उसकी जो सीरीज़ कर रहे थे उसमें अब तक आपके 4 पार्ट में 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। ये पार्ट 5 रहेगा जिसमें अपन 27 फरवरी के ऑल शिफ्ट के जीके के सवाल कवर करेंगे। यानी इस पार्ट में 75 और क्वेश्चंस ऐड हैं और ये सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इंक्लूड है, व्याख्या सहित बताने वाला हूँ। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टीसीएस कंपनी द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्पेशली एसएससी एग्जाम्स हो गए, अदर जितने भी एग्जाम्स हैं सीबीटी एग्जाम्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये जो एचसीएम का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें एक टॉपिक है जो एक नए तरीके से उस टॉपिक को टच किया गया है, वो है संगीत का टॉपिक। तो संगीत से काफ़ी कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो न्यू सवाल आप जानेंगे, एंड तक आपको बने रहना है। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जैसे ये सभी ऑल शिफ्ट की हो जाएगी कंप्लीट, तो वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 27 फरवरी के शिफ्ट 1 के सवाल के साथ। और पहला ही सवाल संगीत से जुड़ा हुआ है। ध्रुपद और धमार दोनों गायन शैली के लिए कौन सा ताल वाद्य संगत के रूप में बजाया जाता है? तो ध्रुपद और धमार जो गायन शैली हैं, उनके लिए जो ताल वाद्य यंत्र है संगत के रूप में बजाया जाता है, वो है पखावज। ये तबले की उत्पत्ति है पखावज से हुई है। पखावज है ये ढोलक की तरह एक वाद्य यंत्र होता है, और जब इसको बीच में से कट कर दे तो ये दो तबले बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये पखावज रहता है, जिसमें ध्रुपद और धमार गायन शैली है, इसके में संगत के रूप में पखावज का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील टेक्स्ट बुक की तरफ से 16 से 18 अप्रैल के मध्य यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो तो टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर मिनिमम प्राइस में ये आपको पास मिल जाएगा, जो है 224 रुपये। टेक्स्ट बुक की अब तक की मिनिमम प्राइस जो आती है मंथ में एक बार, वो 224 रुपये रहती है। तो ये डील अभी चल रही है 16 से 18 अप्रैल के बीच में। जो इस मंथ में मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का, तो आज आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम आधारित क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी एक टेक्स्ट बुक पास प्रो अलग है, उसमें फीचर रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो पूरे इंक्लूड रहते हैं टेस्ट फॉर्म में। उसके लिए भी आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक पास में, 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है। जो जो एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जो सब्जेक्ट के आप सेक्शनल मॉक लगाना चाहते हो, सब कुछ टेक्स्ट बुक पर आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छी डील चल रही है इस महीने की। एचसीएम एग्ज़ाम में इकोनॉमिक के भी काफ़ी अच्छे वाले सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल देखिएगा, इकोनॉमिक में क्या होता है, ज़्यादातर सवाल हैं वो आपके शब्दावली आधारित रहते हैं। यदि आपको उनका कंसेप्ट पता होता है, मीनिंग्स पता होती हैं, तो इजीली कर सकते हो। जैसे सवाल देखिएगा, एक ऐसी स्थिति जिसमें आम जनता दी गई ब्याज दर पर जो भी धनराशि की आपूर्ति की जाती है उसे धारित करने के लिए तैयार रहती है। वे अपस्थिति और युद्ध जैसी प्रतिकूल घटनाओं के डर से ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी लूप की बात हो रही है। लिक्विडिटी क्या होती है? जैसे आप बोलते हो तरलता, ठीक है। जब मार्केट में लिक्विडिटी रहती है ना, तो इजीली आप खरीद फरोख्त कर सकते हो, बाई सेल कर सकते हो। लिक्विडिटी का मतलब, यदि आपके हाथ में केस है, रुपए हैं, तो वही तो लिक्विडिटी शो करेगा। आपके पास धन नहीं है, बैंकों के पास यदि केस नहीं होता, केस की कमी हो जाती है, उस केस में वो लिक्विडिटी की एक तरीके से कमी हो जाती है। वो अपने कस्टमर को, ज़्यादा कस्टमर आ जाए तो उनको वो केस प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी की कमी हो गई, तरलता की कमी हो गई। लिक्विडिटी का बना रहना, जितने चाहे कस्टमर आ जाए उनको वो केस पेमेंट दे सके हैं। और कोई भी शॉप में पर्याप्त डिमांड सप्लाई है तो वहाँ पर लिक्विडिटी है वो बनी रहती है। ये खेल रहता है लिक्विडिटी का। बायर्स और सेलर्स में प्राइस में ज़्यादा गैप ना देखने को मिले। वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हो, डिमांड सप्लाई में जब ज़्यादा गैप आ जाता है उस केस में प्राइस फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी में बहुत कम डिमांड सप्लाई में अंतर देखने को मिलता है, दोनों बैलेंस रहते हैं। तो यहाँ पर चल निधि लिक्विडिटी लूप एक ऐसी स्थिति है जिसमें आम जनता दी गई ब्याज दर पर जो भी एक फिक्स्ड या फिर कोई भी इंटरेस्ट रेट दे दी, कोई भी इंटरेस्ट रेट दे दी, वो क्या करेगी, जनता है वो धनराशि बैंकों से लेने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, उसको सप्लाई हासिल कर दे। क्योंकि स्थिति यदि अप स्थिति की बन जाए, अप स्थिति का मतलब एक तरीके से महंगाई में कमी होना, मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाना। तो महंगाई में कमी होगी और उनके पास यदि केस ज़्यादा हुआ, लिक्विडिटी ज़्यादा हुई पास में, तो ईजिली वो चीज़ों को बाई कर सकते हैं। इसलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, जो भी उनको मूल्य इंटरेस्ट रेट मिले उनके पास
धनराशि आ जाए, वहाँ पर अपस्थिति हो तो वो ईजिली कोई भी चीज़ें बाई कर सके, ये चल निधि लूप होगा। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में किस खनिज की कमी है? इन खनिजों का आयात या तो स्थानीय रूप से उपलब्ध खनिज कच्चे माल के साथ सम्मिश्रण की मांग को पूरा करने के लिए या खनिज आधारित उत्पादों के विशेष गुण के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये है दोस्तों कानाइट, मैग्नेसाइट और मैंगनीज एलियन। ये ऐसे खनिज हैं जिनकी कमी है और इनका जो आयात है, यानी इसलिए इनको खरीदा जाता है ताकि जो रॉ मटेरियल है उसके साथ मिक्सिंग करके प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो वो कानाइट, मैग्नेसाइट और मैंगनीज एलियन है। भारत के किस आर्टिकल में कारखानों, संविधान के किस आर्टिकल में कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध शामिल है, मतलब बाल श्रम है? कारखानों वगैरह में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं वो इलीगली है, वहाँ पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 24 बताता है। आर्टिकल 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत शामिल आर्टिकल है। 23 में मानव तस्करी, ऐसा नहीं कि मानव को काफ़ी बार बेच दिया जाता है, बच्चों को बेच दिया जाता है रुपये लेकर, तो मानव तस्करी है वो नहीं होगा। और इस आर्टिकल ये विरोध करता है आर्टिकल 23। और बेगार है, बेगार का मतलब है किसी ऐसे मजदूर को काम करा दिया और उनको मजदूरी नहीं दी, काम के बदले उनको यदि उनके मेहनताना नहीं मिले, बेगार हो जाएंगे वो, और वो भी एक तरीके से इलीगल है। आप काम करेंगे तो उनको आपको प्राइस देना पड़ेगा उसके बदले। इस प्रकार के अन्य बाल श्रम है आर्टिकल 23 में, और 24 में है कारखानों में बच्चों का काम न कराना। नेक्स्ट सवाल देखो, 2022 में निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो यहाँ पर बात हो रही है सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान है, ये विशेषकर दिव्यांगजनों के लिए है। ईजिली पहुंच बनाने के लिए, कहीं पर भी परिवहन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो दिव्यांगजन के लिए ईजिली वो बस में चढ़ सके, बैठ सके। तो सभी जगह सुगम्य इस प्रकार दिव्यांगजनों के लिए चीज़ें बनाना, वो एक इकोसिस्टम तैयार करना, इन सभी हर जगह पर दिव्यांगजन इजीली वहाँ पर पहुँच सके। तो ये है सुगम्य भारत अभियान है, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। शुरुआत इसकी 3 दिसंबर 2015 को ही है। शैवाल में आकार में भिन्न 2 युग्मकों की संलयन को क्या कहा जाता है? ये असमयुग्मकी कहा जाता है, क्योंकि जो युग्मक है ये आकार में समान नहीं है। जब आकार में समान नहीं होंगे वो युग्मक और उनका संलयन होगा तो वह असमयुग्मकी ईजी हो गया। और यदि युग्मक आकार में समान है, समान आकृति के हैं, उसे समयुग्मक कहेंगे, और समयुग्मकों के संयोग को समयुग्मन कहा जाता है। तो ये प्रजनन की क्रिया होती है जिसमें 2 युग्मक हैं, 2 जिमेट हैं, ये आपस में मिलते हैं और ये युग्मज बनाते हैं, यानी जाइगोट बनाते हैं। तो ये लैंगिक जनन की बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल, किस हड़प्पा स्थल को स्थानीय रूप से कोटड़ा टिम्बा कहा जाता है? कोटड़ा टिम्बा हड़प्पा स्थल धौलावीरा को कहा जाता है। धौलावीरा से संबंधित इससे पहले भी सवाल पूछा हुआ है, जिसमें ये सवाल था कि 40वां यूनेस्को के तहत शामिल भारत का 40वां स्थल कौन सा है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया है। तो भारत का 40वां स्थल जो यूनेस्को में ऐड हुआ है वो धौलावीरा, जो गुजरात में स्थित साइट है। सुरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल और धौलावीरा दोनों ही ये कच्छ गुजरात में है। और धौलावीरा इस साइट की खोज किसने की है? खोज याद रखना 1968 में जेपी जोशी के द्वारा। तो जोश लगा कि इन्होंने धौलावीरा की खोज कर डाली। तो ये 8 प्रमुख हड़प्पा साइटों में 5वां सबसे बड़ा है धौलावीरा। नेक्स्ट सवाल, हिंदुस्तानी संगीत में नाद के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सही है? अब यहाँ पर म्यूजिक का दूसरा सवाल इसी शिफ्ट का आ गया। तो नाद के बारे में कौन से कथन सही है? नाद 2 प्रकार की होती है, आहत और अनाद। सबसे पहले तो आपको जानना आवश्यक है नाद होती क्या। नाद एक तरीके से आप कहेंगे ध्वनि होती है। तो संगीत है, म्यूजिक में या तो जो प्रयुक्त होने वाली या जो वाद्य यंत्र से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उसे नाद कहा जाएगा। नाद का मतलब जो संगीत में काम लेने वाले वाद्य यंत्र है उससे जो ध्वनि है वो प्रयुक्त होती है या फिर उपयोग में ली जाती है, वो नाद है। आहत नाद होती है विशेषकर। अनाहत नाद है वो एक तरीके से संगीत में एक्टिव नहीं होती है, शामिल उसको नहीं करते हैं। ये नाद अनाहत नाद, जैसे कि कभी कभार आप ऐसा होता है ना, दोनों कान आप बंद करेंगे तो सन की आवाज़ आएगी, बिना किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के आपको सन की आवाज़ वातावरण से अपने कान के अंदर गूंजती हुई ऐसे अनुभव होगा आवाज़ का। तो वो एक्चुअल में कोई आवाज़ होती नहीं है, वो एक अनुभव किया जाता है।
तो ये अनाहत नाद हो जाएगी। आहत नाद है, आहत नाद में ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से उत्पन्न नाद हैं जो घर्षण से, आघात से प्राप्त होती हैं, जो विशेषकर म्यूजिक में रहती हैं। और इसी आहत नाद जो वाद्य यंत्र के घर्षण से, आघात से प्राप्त होती है, तो उसमें तारता भी होगी, तीव्रता भी होगी। तारता यानी पिच होगी, ठीक है, तीव्रता होगी। ये सभी आहत नाद की विशेषता। तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई बाबर के शासनकाल में हुई थी? आपको पता है बाबर के शासनकाल में 4 प्रमुख युद्ध हुए थे, जिसमें युद्ध है, ट्रिक है पानी। अब कहने आ जाओ खाना पानी करते हैं, तो यहाँ पर पानी खाना करना है आपको, ठीक है। पानी खाना, चंद्र के घर, चंद्र के घर। तो ये प्रमुख क्रमशः 4 युद्ध हैं जो कि बाबर की लड़ाइयाँ हैं। यानी पानीपत का युद्ध है बाबर के द्वारा लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद है पानी खाना यानी खानवा का युद्ध, फिर चंद्र यानी चंदेरी का युद्ध, घर यानी घाघरा का युद्ध। ये बाबर के 4 युद्ध। और बाबर के द्वारा जो पहला युद्ध पानीपत का युद्ध आप कहेंगे ये 1526 में। ये चारों युद्ध का क्रम इसलिए बताया है क्योंकि ये क्रम वाइज एक तरीके से ले गए हैं। पानी यानी 1526 है, उसके बाद खान यानी 1527 है, फिर चंदेरी 1528 है, घाघरा 1529 है। और इसमें बाबर तो है ही है, सामने कौन है? जैसे पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में 21 अप्रैल को हुआ है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में। खानवा के युद्ध बाबर और राणा सांगा है। खाना आप संग में खाते हो ना, एक साथ खाते हो खाना, तो राणा सांगा और बाबर है 27 में। खानवा ये भरतपुर राजस्थान में जगह पड़ती है। चंदेरी का युद्ध 1528 में। अब चंदेरी का युद्ध है बाबर और दर यानी मेदनी, दनी राय है ना, दनी राय दर। तो चंदेरी का युद्ध है राजपूत मेदनी राय और बाबर के मध्य है, मेदनी राय की हार हुई। और घाघरा के युद्ध है बाबर और अफगान महमूद लोदी के मध्य, घाघरा पहन के गोदी में बैठ गई। तो ये लोदी और अफगान महमूद लोदी और बाबर के मध्य। नेक्स्ट यहाँ पर रांची में 2021 नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में संदीप कुमार ने किस इवेंट में 1 घंटा 20 मिनट और 16 सेकेंड के समय के साथ रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 20 किलोमीटर रेस वॉक, वॉकिंग है, रेस वॉक 20 किलोमीटर 1 घंटा 20 मिनट 16 सेकेंड में। ये नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में संदीप कुमार ने ये रिकॉर्ड बनाया है, संदीप कुमार ने, ठीक है। 2022 में भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद करने वाली योजनाएं लागू की। निम्नलिखित में से कौन सी योजना है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने से संबंधित योजना कौन सी नहीं है? तो इनमें से एक योजना है यू मी एंड लाइट। ये योजना ऐसी कोई नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड एंड लेबल प्रोग्राम, सभी के लिए किफ़ायती LED द्वारा उन्नत ज्योति, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम है, ये तीनों ही शामिल है। झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में मर्ज विलय कब हुआ, जो झारखंड आंदोलन के लिए एक बड़ा आघात साबित हुआ था? झारखंड को राज्य बनाने के लिए झारखंड पार्टी है वो गठित हुई थी 1949 में। इस पार्टी का गठन है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया है 1949 में झारखंड पार्टी, और विलय इसका 1963 में कर दिया गया। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ हटकर सवाल पूछे गए हैं। इस प्रकार के सवाल इजीली आपको किसी भी बुक्स में देखने को नहीं मिलता है। तो TCS ने, मैंने HCM के जो एग्जाम के क्वेश्चंस देखे हैं, TCS कंपनी ने ऐसे सवाल बिल्कुल हटकर हैं, काफ़ी एग्जाम्स का मैंने एनालिसिस किया है, ऐसे सवाल नहीं देखने को मिले हैं। और काफ़ी घुमावदार सवाल पूछे गए हैं। इवन करंट अफेयर्स में भी कोई लाइन है, उस लाइन में से पता नहीं कहाँ से छोटा सा करंट अफेयर्स का सवाल है जो उस लाइन को डीपली पढ़ते ही नहीं, और लाइन में छोटा सा स्पेस देके ब्लैंक देकर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की बात हो रही है। असम और मेघालय की औसत वार्षिक वर्षा इक्वल रहती है 2818 mm। केरल और लक्षद्वीप में औसत वार्षिक वर्षा है 998 mm, जो गलत है। केरल लक्षद्वीप में आधे का अंतर है। जैसे केरल में 3000 के तकरीबन mm औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो लक्षद्वीप में 1500 mm के तकरीबन होती है। तो दोनों में इक्वल नहीं है औसत वार्षिक वर्षा, गलत हो जाएगा। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में औसत वार्षिक वर्षा है, तो उस साइड है 1881 है। ये वैसे आप ऑप्शन से डायरेक्टली करते तो केरल और लक्षद्वीप हैं सटे हुए एकदम नहीं है, बाकी राज्य हैं एक विशेष क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा है वो 617 mm है। और बाकी यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की पूरी टेबल है, इसी में से सवाल उठाया गया है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इनकी इक्वल है, जैसे असम और मेघालय की इक्वल है, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की, त्रिपुरा की जो इक्वल औसत वार्षिक वर्षा है। अंडमान निकोबार की 2967 है। अरुणाचल प्रदेश की 2782 है। उसके बाद आप देखेंगे औसत वार्षिक वर्षा जो इक्वल है हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम की आपको लगभग इक्वल मिलेगी। और
हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की आपको इक्वल जो यहाँ पर भी आपकी दे रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली हो चुका है। बाकी में इक्वल कम है राज्यों में जिसमें समान औसत वार्षिक वर्षा है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में ध्यान रखना समान है। और तो इसी पर आधारित सवाल पूछा है। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में मार्च 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई और इससे इस तरह से इच्छुक व्यक्तियों को कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति दी गई? तो लाइव स्ट्रीमिंग हाईकोर्ट में जो कानूनी कार्रवाई होती है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग मार्च 2022 में शुरू की गई। तो इसमें कौन से हाई कोर्ट में की गई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड में की गई है, पटना में की गई है, मध्य प्रदेश में। झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश में, गुवाहाटी, तेलंगाना में नहीं है। आपको सवाल पूछते हैं किस हाई कोर्ट में अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई और वो पहला हाई कोर्ट था। तो गुजरात हाई कोर्ट में पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग की गई अदालत की कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से स्कूल मध्याह्न भोजन मिड डे मील पकाने के लिए विद्यालय में 1 अक्टूबर 2022 से कितने परसेंटेज की वृद्धि की है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मान्य होगी? तो यहाँ पर 9.6% की वृद्धि की गई है। स्कूल मध्याह्न भोजन पकाने की लागत में वृद्धि की गई है 9.6% की। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है ये, जिसमें मध्याह्न का भोजन रहता है वो प्राथमिक और लघु प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। मिड डे मील में 1995 से शुरू किया गया है। नीचे दिए गए विवरण से शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान करें। किस प्रकार पूछा गया सवाल? तो ये क्षेत्रीय त्योहार विशेष रूप से वसंत त्योहार चैत्र पर्व से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसकी 3 अलग अलग शैलियाँ हैं। तो जैसे ही शैलियों की बात आई, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, इन क्षेत्रों से कौन सा नृत्य शैली संबंधित है जिसमें 2 शैलियाँ मुखौटों का उपयोग करती हैं? तो पुरुलिया छऊ बंगाल का है। तो ये छऊ नृत्य की बात हो रही है। पुरुलिया छऊ बंगाल का है और सरायकेला छऊ है ये झारखंड का है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। तो 3 छऊ के प्रकार हैं। पदार्थ में कुछ गुण होते हैं, पदार्थ के इन गुणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पदार्थ के गुण, जैसे पदार्थ के गुण में आघात वर्धनीयता विस्तारी और एक भौतिक गुण है। अभिक्रियाशीलता विस्तारी और एक रासायनिक गुण है। घनत्व अवधारक और एक रासायनिक गुण है। संक्षारकता अवधारक और एक रासायनिक गुण है। तो पूछा इसमें कौन सा कथन सही है? संक्षारकता जो जंग लग जाती है वो एक रासायनिक गुण है और अवधारक है यानी किसी सतह पर धारित होती है जंग, तो वो अवधारक है और रासायनिक गुण करेक्ट स्टेटमेंट है। घनत्व की बात करें तो घनत्व भौतिक गुण होता है ना कि रासायनिक। भौतिक गुण जब बात होती है तो उसमें आपके घनत्व आ जाता है, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक, रंग, ये सभी भौतिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। अभिक्रियाशीलता एक रासायनिक गुण है। अब विस्तारी है, ये थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा है। विस्तारी यहाँ पर आघातवर्धनीयता भौतिक गुण होता है। आघातवर्धनीयता में क्या होता है कि जैसे धातुओं में ये गुण देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है, आप दाब बढ़ाने से, संपीड़ित करने से ये जो पदार्थ रहते हैं, धातुएं हैं, ये विकृत होकर एक तरीके से इनको पीटेंगे तो ये चपटी हो जाएगी, चद्दर के रूप में ढल जाएगी। तो ये गुण में क्या हो रहा है, भौतिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। एक तरीके से धातु को आपने चपटा किया तो उसका विस्तार भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अभिक्रियाशीलता में भी विस्तारी रासायनिक प्रॉपर्टी तो है विस्तारी का। अब विस्तारी वाला थोड़ा कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा किस टाइप से ये सवाल पूछा हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रचार को दबाने के लिए प्रांतीय सरकारों को व्यापक अधिकार दिए थे? तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रचार को दबाने के लिए, ताकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रचार न हो, तो प्रांतीय सरकार को जो व्यापक अधिकार दिए गए थे वो भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियाँ एक्ट 1931 के तहत दिए गए। 31 वाला भारतीय प्रेस एक्ट के तहत उनको अधिकार दिया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, तो इसके द्वारा कब से रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित डेटा एकत्रित करने के लिए एक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आयोजित कर रहा है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2017-18 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, ये एक सर्वे आयोजित कर रहा है 2017-18 से। नेक्स्ट है, कौन सी घटना लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के समय हुई थी? अब डलहौजी की राज्य हड़प नीति सभी को पता है कि वेबगत का सिद्धांत तो डलहौजी के समय हुआ है और 17 का उसमें विलय भी हुआ था। वेबगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला पहला राज्य
सतारा था, लास्ट में अवध हुआ था। ठीक है, 1848 में सतारा हुआ और लास्ट में 1856 में अवध को ऐड किया गया था। राज्य हड़प नीति में जिसमें पैतृक वारिस न हो, उत्तराधिकारी न हो, तो कंपनी है उस राज्य को अपने क्षेत्र में शामिल कर रही थी। तो वो थी वेबकत का सिद्धांत डलहौजी के समय। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का समय, ये भी करेक्ट है। डलहौजी के समय सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ और पंजाब का विलय हुआ। भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने वाला नया प्रेस कानून है। एक तरीके से जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत, उसको हटाया गया रिपन के द्वारा और प्रतिबंध लगाया था लेटन ने। 1878 में पूछा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, जितने भी देसी भाषा के न्यूज़पेपर थे, स्थानीय न्यूज़पेपर थे, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था अंग्रेजी को छोड़कर। 1878 में ये लॉर्ड लिट्टन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है और रिप कर दिया उसको। कोई चला जाता है ना तो रिप करते, तो जैसे ही ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिप हुआ तो रिपन के द्वारा 1882 में इस अधिनियम को निरस्त किया गया। 1882 और 1878 ध्यान रखना है, ठीक है, 4 साल का गैप। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो उस समय रिपन था न कि डलहौजी था, तो ये गलत स्टेटमेंट था। और बाकी आपको सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हो गया। बात करूं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध ये हुए कब है, तो जैसे कि 1848 में डलहौजी की राज्य हड़प नीति आई, तो उस समय हड़प डलहौजी था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1848-49 में हुआ, ध्यान रखना। प्रथम आंग्ल मैसूर, ये आंग्ल मैसूर बोल रहा हूँ बार बार, आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है 1845-46 में प्रथम, 1848-49 में सेकेंड। तो 45-46 में प्रथम हुआ, उस समय गवर्नर जनरल हॉर्डिंग था। आंग्ल सिख युद्ध प्रथम हुआ ना, हॉर्डिंग गवर्नर जनरल था। और राजा कौन था, शासक कौन था, सिखों की तरफ से दिलीप सिंह था। वैसे ये दिलीप सिंह उस समय छोटे थे, तो संरक्षी का काम कर रही थी एक एज ए शासक के रूप में जिंदल, महारानी जिंदल है जो दिलीप सिंह की संरक्षिका थी। और इसमें युद्ध का नेतृत्व किया है सिखों की तरफ से लाल सिंह और तेजा सिंह ने। और बाकी यहाँ पर एक स्टेटमेंट था कि 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, उस समय डलहौजी नहीं था। तो 3 विश्वविद्यालय, जो पहले विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके बाद मद्रास और बम्बई, ये तीनों ही 1857 में स्थापित हुए हैं। तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो 1857 में आप सभी को पता है कैनिंग था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग था। कैन ने कर दिया, 3 यूनिवर्सिटी को स्थापित कर दिया कैन ने। कैनिंग था उस समय, 1857 की बात है। वुड डिस्पैच के तहत ये 3 यूनिवर्सिटी स्थापित हुए थे। नेक्स्ट सवाल है, पहचाने कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण और दोष से संबंधित दिए गए कथनों में कौन से सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित में जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में दोनों ही संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार आधारित प्रोत्साहनों के कारण दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि होती बिल्कुल है। जब कंपटीशन बढ़ेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, तो वहाँ पर सही क्वालिटी युक्त आपको प्रोडक्ट है, ज़्यादा उत्पादकता देखने को मिलेगी है, दक्षता भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकार को आर्थिक नीति के माध्यम से युक्तिपूर्ण प्राथमिकताएं निर्धारित करने की सुविधा देती है, करेक्ट है। और 2 लास्ट वाले, मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोगों को कल्याणकारी राज्य नीतियों के लिए कम करों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि कम टैक्स दो, मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो। मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप के बाजार विकृत प्रभाव से आसानी से बच सकती है। ऐसा भी नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप भी होता है, सरकार का तो कंट्रोल है ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही प्रकार की संस्थाओं का आर्थिक नियंत्रण रहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कारों का उल्लेख उस वर्ष के साथ किया गया है जिसमें इन्हें शुरू किया गया है। जैसे कि पूछा है गलत कौन सा है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार है प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार जो ट्रांसलेशन रिसर्च के तहत दिया जाता है उसकी शुरुआत 2021 में हुई है। बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार ट्रांसलेशनल रिसर्च में 2021 में शुरुआत। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार एमएसएमई वाला 2017 में शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स की शुरुआत 2004 में हुई है। एक विकल्प है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार स्टार्टअप की शुरुआत 2010 में नहीं हुई है, 2010 के बाद ही हुई है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार स्टार्टअप है, ये 2010 वाला गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाला है, भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड TFCI मतलब टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पहला स्टेटमेंट देखो, इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है, पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है, नोडल कार्यालय मुंबई में है, पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में, तो गलत स्टेटमेंट है।
और जो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक भारतीय वित्तीय संस्थान है जो कि नाम से ही स्पष्ट है, और इसे स्थापित किया गया था। टीएफसीआई की स्थापना 1989 में हुई है। टीएफसीआई 1989 जो भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड है 1989 में स्थापित है। और टीएफसीआई ने अनेक प्रतिष्ठान जिसमें भारतीय रेलवे का पैलेस ऑन व्हील्स है, और एक्सेल वर्ल्ड है, हिमालयाज में स्पा, वेलनेस रिजॉर्ट आनंदा आदि जो अनेक प्रतिष्ठान है टीएफसीआई के अंतर्गत आते हैं, और इनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो कि अपने तरफ से पहले ये प्रतिष्ठान थे। योजना आयोग के तत्वाधान में पर्यटन की राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर टीएफसीआई की स्थापना की गई है। बिल्कुल, योजना आयोग के तत्वाधान में पर्यटन की राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर की गई है। टीएफसीआई की बात हुई तो आपको आईटीडीसी का भी पता होना चाहिए, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। और टीएफसीआई की कब हुई है? 1908 यानी 1989 में। नेक्स्ट सवाल है, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार किसको छोड़कर दिए गए सभी राज्यों में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है? जो 40% से भी अधिक ऐसी महिलाएं जो 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर देती हैं, ऐसे राज्य शामिल हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है राज्य शामिल है? तो उड़ीसा नहीं है, जहाँ पर 18 वर्ष से आयु से पहले विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक, ऐसे राज्य में उड़ीसा शामिल नहीं है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार हैं, जहाँ पर 18 वर्ष से कम आयु की महिलाएं हैं वो शादी कर देती हैं। और हाल ही की एक रिपोर्ट है जो NFHS का सर्वे है 5 के अकॉर्डिंग 2019 में इसका सर्वे, तो यहाँ पर सर्वेक्षण में शामिल 23.23% लड़की ऐसी थी। जितने भी सर्वेक्षण जैसे 100 लड़कियों को शामिल किया गया, उनमें से लगभग 23% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले ही हो गई थी, ये डाटा है। और बाकी जो कम 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी में कम उम्र में शादियाँ सबसे कम जो दर्ज हुई है वो इन राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, गोवा, नागालैंड, केरल, यहाँ पर तमिलनाडु में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻27 केजी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का 9.11 गुणा 10⁻31 केजी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन है ये तो बिल्कुल उदासीन है, तो इसका चार्ज 0 होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल रहता है, लेकिन प्लस माइनस का फर्क है। प्रोटॉन में प्लस 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन में होता है -1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। तो ये हो गए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्या चार्ज रहता है, कितना उस पर आवेश और द्रव्यमान। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 27 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के सवाल है, शिव सुब्रमण्यम के पास राष्ट्रीय खेल 2022 में बना 5.31 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खेल में है? शिव सुब्रमण्यम ये है पोल वॉल्ट के खिलाड़ी। शिव सुब्रमण्यम पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, और इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है दोस्तों 5.31 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है पोल वॉल्ट में शिव सुब्रमण्यम का 2022 में ही बनाया है। किस आईआईटी ने आई घाट सुविधा विकसित और लॉन्च की है? आईआईटी कानपुर, आई घाट आईआईटी कानपुर। तो कानपुर वाली आईआईटी ने यहाँ पर एक स्टार्टअप है जो है एक्वा फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो आईआईटी कानपुर आधारित स्टार्टअप AIPL ने कड़ा घाट कौशाम्बी जो जगह है वहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन की एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, आई घाट डेवलप किया है। और ये आई घाट स्टील इंटीग्रेटेड फ्लोटिंग जेली तकनीक का उपयोग करके सोलर एनर्जी बेस्ड है, जो बिजली से चलने वाली नावों के साथ प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आधारित फ्लोट्स को एकीकृत करेगी। तो ये आई घाट है जो आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप्ड है। निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उन शहरों से सुमेलित हैं जिनमें वे स्थित हैं? तो इसमें आपको पूछा है कौन से सही सुमेलित एक तरीके से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही सुमेलित पहले बता देता हूँ। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों गुवाहाटी में करेक्ट है, ध्यान रखना है। जो भी व्यक्तियों के नाम पर एयरपोर्ट है वो बता दूंगा इसी वीडियो में। तो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में, गोपीनाथ गुवाहाटी, ठीक है। रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, रामदास जी हैं, इमृत है, इमृत बिल्कुल राम है तो इमृत है, तो रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में करेक्ट सुमेलित है। कोझिकोड हवाई अड्डा बेंगलुरु में नहीं है, तो कहाँ पर है? तो कोझिकोड है जो कि कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये केरल के
मालपुरम डिस्ट्रिक्ट में है, बेंगलुरु में नहीं है। भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में न होकर ये है नागपुर महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखना, नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद हो जाएगा ना, भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। और व्यक्तियों के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये इंदौर में है दोस्तों। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है वीर सावरकर। पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट बात करें, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। गुरु रामदास बता चुका हूँ अमृतसर में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गुवाहाटी में है, गोपीनाथ बारदुलाई। बीजू पटनायक कहाँ पर है? बीजू पटनायक सभी को पता होगा, भुवनेश्वर में है, बीजू भुवनेश्वर में। इंदिरा गांधी नई दिल्ली ईजी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अहमदाबाद गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र में है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? वाराणसी में है। अब चौधरी चरण सिंह है लखनऊ में, और लाल बहादुर शास्त्री है वाराणसी में, बिल्कुल लाल वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री, लाल सिंदूर, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो नेताजी है कोलकाता से, तो कोलकाता में। शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वामसी परियोजना के अंतर्गत आते हैं? तो ये वक्फ बोर्ड का, जो वामसी का मतलब क्या है? वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एक पोर्टल है जो वक्फ एसेट से संबंधित है, उनको मैनेज करता है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, वामसी, ये वक्फ संपदाओं और उनकी संपत्तियों का पंजीकरण करना है। जो भी वक्फ संपदा और संपत्ति हैं उनका रजिस्ट्रेशन वामसी पोर्टल पर। लेआउट के लिए जीपीएस निर्देशांक देता है। वार्षिक वक्फ संपत्ति रिटर्न फाइल के लिए, और जो वक्फ बोर्ड है उनको वार्षिक प्रशासनिक अंशदान देता है। तो ये 4 स्टेटमेंट सही है। बाकी स्वामित्व अधिकार दस्तावेज का मैनुअल संरक्षण यहाँ पर नहीं होता है। अगला सवाल, कर्नाटक संगीत के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर म्यूजिक का सवाल और पूछ लिया। अब कर्नाटक संगीत से संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? कथन देखो, स्वर से जुड़ा सूक्ष्म अलंकरण श्रुति कहलाता, श्रुति नहीं कहलाता है। स्वर से जुड़ा सूक्ष्म अलंकरण है वो दोस्तों गमक कहलाता है। क्या कहलाता है? गमक। स्वर से जुड़ा सूक्ष्म अलंकरण की बात हो रही है ना, अलंकार आभूषण की बात हो रही है। जो स्वर से जुड़ा हुआ एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आभूषण रहता है वो गमक है, न कि श्रुति है। नए राग या धुनों को उत्पन्न करने की क्षमता, नए राग बनाना है तो वहाँ पर मेल करता, आपने पहले भी देखा होगा, एचईएम में बता चुका हूँ, नए राग के लिए मेल का कहा जाता है। मेल पैमाना जो मेल है वहाँ पर। तारता जो पिच रहती है, तारता का सबसे छोटा अंतराल है जिसे प्रशिक्षित कान द्वारा पहचाना जा सकता है, वो गमक है, गलत है। तारता का सबसे छोटा अंतराल है वो श्रुति है। तारता का सबसे छोटा अंतराल एक, ये दोनों ही आपस में विकल्प है, एक्सचेंज कर दो, स्विच कर दो तो आपका सही हो जाते हैं। सही स्टेटमेंट पूछा तो फिलहाल तो यहाँ पर 2 वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। बाकी तारता का सबसे छोटा अंतराल को आप श्रुति बोलेंगे। पिच क्या होती है? जैसे महिलाओं की पिच है ना, तारता ज़्यादा होती है। जो पतली जितनी ध्वनि होगी उसकी तारता ज़्यादा, और जो मोटी ध्वनि है उसकी पिच कम होती है। मोटी ध्वनि की पिच कम है, पतले की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर तारता का सबसे छोटा अंतराल है, उसे आप श्रुति बोलेंगे। तो ये हो गया आपस में। और मैं बता दूं टोटल नंबर ऑफ श्रुति कितनी है? 22 श्रुति और 7 स्वर होते हैं, 22 श्रुति होती है, ध्यान रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन में देखो, शाहजहां 5वां मुगल सम्राट था, बिल्कुल 5वां था, जिसने 1592 से 1666 तक शासन किया। एक तरीके से ये कथन सही नहीं होगा, इन्होंने आंसर की सही माना है। शासन नहीं, ये इनका पूरा जन्म रहा है, जन्म से मरण तक की अवधि बता दी है पूरा इन्होंने। ये जन्म हुआ था 1592 में शाहजहां का, मृत्यु हुई थी इसकी 1666 में। शासनकाल शाहजहां में बता चुका हूँ, एक ट्रिक, शाहजहां 2858, ठीक है। तो शाहजहां 2858 ये शाहजहां का शासनकाल है, न कि 9266, ये इनका जन्म मरण काल है। शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य का भू राजस्व 22.75 मिलियन स्टर्लिंग था, करेक्ट है। अकबराबादी महल, कंधारी महल और अर्जुमंद बानो बेगम शाहजहां की पत्नियां थी, ये शाहजहां की पत्नियां थी। तो ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट कह सकते हो। जब शासन की बात न होती तो ये गलत भी होगा, 2 और 3 एक तरीके से यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि शाहजहां का जन्म 1592 से 1666 और मृत्यु हुई थी इनकी, और शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर शासनकाल आप देख सकते हो, बाबर का पहला मुगल शासक, इसकी ट्रिक क्या है, BHAI भाई साहब, ठीक है, SSAB भाई साहब।
तो भाई यानी बाबर 1526 से 1530, उसके बाद ए यानी भाई नहीं भाई है बी एच यानी हुमायूं हो जाएगा 1530 से, अब 1526 से 30 4 साल, उसके बाद 30 से 56 तक हुमायूं, क्योंकि 56 से 1605 तक बाबर है, सॉरी अकबर है। उसके बाद आई जहाँ जहाँ आई है, ठीक है ये। तो जहांगीर है 1605 से 1627 है, शाहजहाँ 28 से 58 है, औरंगजेब है 58 से 7 है। जेब में पैसे कब आते हैं? 58 वर्ष की आयु होगी तो आपको पेंशन मिल जाएगी और फिर साथ रहेगी आपकी ज़िंदगी भर तक। बहादुर शाह जफर लास्ट रहे थे 1837 से लेकर 57 तक। नेक्स्ट सवाल है 31 दिसंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वभूषण हरिचंद्रन किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो फिलहाल तो ये नहीं है, पहले आंध्र प्रदेश के थे, फिलहाल आंध्र प्रदेश के हैं। अंधे व्यक्ति हैं, नज़र कम होती है तो ट्रिक है ये। बाकी आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एस अब्दुल नजीर हैं, फेब 2023 में। अगला सवाल 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग किस राज्य की प्रजनन दर सर्वाधिक है? एक होता है दोस्तों कुल प्रजनन दर, एक होती है प्रजनन दर, दोनों ही अलग अलग हैं। कुल प्रजनन दर वैसे बिहार की ज़्यादा है और प्रजनन दर के केस में उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर पूछा आपको, केवल फर्टिलिटी रेट पूछा है, उत्तर प्रदेश की ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार है। कुल प्रजनन दर सर्वाधिक बिहार की है। अब फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर का क्या मतलब हुआ? बच्चा पैदा कर सकने वाली आयु वाली महिलाएं, मतलब 15 से 49 वर्ष की महिलाएं जो बच्चा पैदा कर सकती हैं, तो प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, यानी किसी क्षेत्र विशेष में 15 से 49 वर्ष की जो फीमेल हैं, 1000 फीमेल हैं, उन 1000 फीमेल में से कितने बच्चे हैं वो जन्म लिए हैं जीवित? जैसे कि 800 बच्चे हैं, वो 800 नहीं मान लेते, 200 बच्चे जीवित जन्म लिए हैं 1000 में से, तो 1000 आप गुणा करेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ कितनी फीमेल 1000, और फिर आप 1000 से जब गुणा करते हो तो वहाँ पर ये फॉर्मूला रहता है फर्टिलिटी रेट ज्ञात करने का, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या बटा कुल महिलाएं कितनी हैं और जीवित कितने बच्चे जन्म हुए हैं, और गुणा 1000 से करेंगे तो वहाँ पर आपको फर्टिलिटी रेट मिल जाएगी। तो बच्चा पैदा कर सकने वाली आयु वाली महिलाएं और उन विशेष क्षेत्र में 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं, वो होता है फर्टिलिटी रेट। और कुल प्रजनन दर में क्या होता है, जैसे एक महिला, एवरेज तौर पर एक महिला के पूरे जीवन काल में कितने बच्चे होते हैं, वो उसकी टोटल फर्टिलिटी रेट है। जो भारत में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग एवरेज एक महिला के पूरे जीवन काल में 2.4 बच्चे एवरेज निकल के आ रहा है, ये कुल प्रजनन दर है। टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत की 2011 के अकॉर्डिंग 2.4 है। वर्तमान में ये कंट्रोल कर ली गई है, 2 तक आ चुकी है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो हमारे 2 वाली बात को सार्थकता करते हुए। और बाकी यहाँ पर जन्म दर की बात करूं तो जन्म दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य है मेघालय और सबसे कम जन्म दर वाला राज्य है नागालैंड। जन्म दर का क्या मतलब हुआ? प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या कितनी है। एक वर्ष में एक विशेष क्षेत्र में बात करें 1000 जिसकी जनसंख्या है तो वहाँ पर कितने बच्चे जन्म लेते हैं, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या है। तो वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डाटा देखें तो मेघालय में सबसे अधिक जन्म दर देखने को मिली है और सबसे कम नागालैंड में मिली है। नेक्स्ट सवाल है सेद वंश दिल्ली राजवंश सल्तनत का कौन सा राजवंश है? तो आपको पता है, ट्रिक बता चुका हूँ, गुल खिले तो सोलो। क्या? गुल खिले तो सोलो। अब गुल यानी गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश सेकेंड वंश है, खिली गुलाम वंश पहला है, खिले तो यानी थर्ड है आपके तुगलक वंश, सोलो यानी चौथे स्थान पर है सेड डायनेस्टी और लो यानी 5वें स्थान पर लोधी। तो चौथा वंश है सेद वंश है। इनका कार्यकाल जरूर याद रखना, पहले भी HCM एग्जाम में पहले भी सितंबर में बता चुका हूँ आपको। अलग अलग शासक का कार्यकाल यहाँ पर पूछा जाता है। गुलाम वंश 1206 से लेकर लास्ट लोधी वंश है 1526 तक। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 स्कोर का परिकलन करने के लिए पर्याप्त डाटा वाले 121 देशों में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। वैश्विक भूखमरी सूचकांक का पहले भी एक सेट में बता चुका हूँ, HCM में आ चुका सवाल है जिसमें डिटेल्ड में स्टेटमेंट दे रखे थे, तो उसमें था 107 है। इंडिया की रैंक भूखमरी में 107वीं रही है 121 देशों में से, काफ़ी दयनीय स्थिति।
और सबसे नीचे भुखमरी में है वो 121वें स्थान पर यमन है। टॉप पर काफ़ी देश हैं जिसमें क्रोएशिया, एस्टोनिया, मोंटेनेग्रो सहित यूरोपीय देश शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन से एयर स्पोर्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 के अंतर्गत आते हैं? तो नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इसमें टोटल 11 स्पोर्ट शामिल हैं और ये नीति आई है 2022 में। 11 स्पोर्ट शामिल है। नीति का उद्देश्य 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल वाले देशों में शामिल करना। लक्ष्य कब तक है? भारत को एक बेहतरीन स्पोर्ट जो हवाई खेल है एयर स्पोर्ट में शामिल करना 2030 तक। ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की। इस नीति में 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस विकल्प में भी 11 हवाई खेल सारे शामिल हैं। कौन कौन से हैं? एरोबैटिक्स, ध्यान रखना, एक बार दोबारा देख लो। एरोबैटिक्स हैं 11 हवाई खेलों में। एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेट, प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन, ग्लाइडिंग तथा पावर्ड ग्लाइडिंग। उसके बाद हैंग ग्लाइडिंग एवं पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पैरासूट, फिर पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग हो जाएगा। 10वें में पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटर क्राफ्ट। ये 11 नेशनल स्पोर्ट इवेंट हैं जो मंजूरी मिली है नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 में। ये 11 स्पोर्ट 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्र बनाना है। अगला सवाल है, मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कितने सूत्र दिए गए या फिर कितनी मांगे की गई जो मुस्लिम लीग के भविष्य के सभी अधिप्रचारों का आधार बने? तो मार्च 1929 तक की बात हो रही है। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 14 सूत्र दिए गए थे या फिर 14 मांगे की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 1929 में। ध्यान रखना, टोटल 14 सूत्री मांगे थी। कोशिका दरों में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु और मध्यवर्ती तंतु से युक्त तंतुल प्रोटीनी संरचनाओं का एक विस्तृत नेटवर्क सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो कोशिका साइटोप्लाज्म, कोशिका दरों में जो सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु, मध्यवर्ती तंतु, जो प्रोटीनी संरचनाएं विस्तृत नेटवर्क के रूप में सामूहिक रूप से रहती हैं, उसे साइटोस्केलेटन, कोशिका पंजर कहा जाता है। जो कोशिका को यांत्रिक सहायता देता है ये साइटोस्केलेटन, गति आकार को बनाए रखता है साइक्लोस्केलेटन, जिसमें तंतुनुमा प्रोटीन की संरचनाएं रहती हैं। साइकोस्केलेटन, कोशिका पंजर बोलते हो आप। भारत के किस राज्य में भगवान मुरुगन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहने नर्तकों के द्वारा मल्याटम का प्रदर्शन किया जाता है? तो मल्याटम नृत्य पहले भी बता चुका हूँ, तमिलनाडु का है। मल्याटम में ये भी बता चुका हूँ, इसमें मोर पंख का प्रयोग होता है। तो ये HCM एग्जाम में ऑलरेडी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल किया था जब तमिलनाडु का एक नृत्य पूछा गया था। तो ये नृत्य मल्याटम भगवान मुरुगन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिरों में मोर पंख पहने नर्तक करते हैं। किसी भुगतान को भविष्य की किसी तिथि तक स्थगित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कोई पेमेंट करना है, आपने कहा फ्यूचर में इस पेमेंट को पोस्टपोन करके इस डेट तक मैं पे कर दूंगा, तो वो एक स्थगित कर रहे हो आप, पोस्टपोन कर रहे हो किसी पेमेंट को, और उस पोस्टपोन को किस शब्द के द्वारा प्रयोग किया जाएगा? तो वो आस्थगित भुगतान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफर्ड पेमेंट है, आस्थगित भुगतान है। खेल विभाग के अंतर्गत 1982 में नई दिल्ली में आयोजित 9वीं एशियाई खेलों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई है? एक तरीके से इन्होंने बताया कि 1982 में खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की बात हुई थी 9वीं एशियाई खेल की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये हुआ कब है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना? तो भारतीय खेल प्राधिकरण साई की स्थापना दोस्तों 1984 में। साई 84 याद रखिएगा, साई 84, 1984। साई का मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। और साई में आपको, क्योंकि स्टेटमेंट आधारित टीचर्स कंपनी अब सवाल काफ़ी पूछ रही है, तो पूछ लें निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट साई से संबंधित सही है, गलत? तो साई में ध्यान रखना 2 खेल शैक्षणिक संस्थान हैं, 10 साई क्षेत्रीय केंद्र हैं, 14 उत्कृष्टता केंद्र है, 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र और 20 विशेष क्षेत्र खेल है। इसमें 2 दरुल चोरटेन स्तूप कहाँ पर है? 2 दरुल चोरटेन स्तूप एक बुद्ध टेम्पल है, बुद्ध स्तूप है, जिसका नाम है 2 दरुल चोरटेन स्तूप। ये है गंगटोक सिक्किम में। 2 दरुल चोरटेन सिक्किम गंगटोक, ठीक है, 2 दरुल चोरटेन सिक्किम गंगटोक। एक और स्टेटमेंट आधारित सवाल है, गलत कथन कौन सा है? अब आपको पता है नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय किसको कहा जाता है, इन पर आधारित स्टेटमेंट है। तो मैं सही स्टेटमेंट बता देता हूँ तीनों का। सतलुज और काली नदी के बीच का हिमालय कुमायूं हिमालय है दोस्तों। कुमायूं का यानी यहाँ पर काली नदी है, और फिर यहाँ पर एक नदी है सतलुज है। कुमायूं हिमालय में क्या है?
काली के साथ में सतलुज है, सतलुज काली कुमायूं, ठीक है, सतलुज काली कुमायूं। नेपाल हिमालय की बात करें, अब काली नदी है ना, ये नेपाल में भी है और इसके साथ नेपाल में है तिस्ता। काली और तिस्ता नेपाल, तो नेपाल में भी काल है, नेपाल में भी काल है और वहाँ पर आ गई तिस्ता, तो काल को हटा दिया, तृप्त कर दिया। और फिर बात करूं असम हिमालय, असम हिमालय में कौन सी नदियां हैं? असम में दोस्तों एक तो आपकी दिहांग जो ब्रह्मपुत्र नदी है और एक है तिस्ता नदी। असम हिमालय में दिहांग या फिर कहें ब्रह्मपुत्र और तिस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र है वो असम हिमालय। काली और तिस्ता के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय। सतलुज और काली के बीच का हिस्सा है वो कुमायूं हिमालय है, सतलुज और काली। तो ये आपका एक स्टेटमेंट इसमें था। सिंधु और सतलुज के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाए। नेपाल में तो काली है, सिंधु और सतलुज है ही नहीं, काली और तिस्ता है नेपाल में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सवाल है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? तो भारत के संविधान में यहाँ पर आप विशेषता देखेंगे जो कनाडा से ली गई, तो केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये कनाडा से है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, सलाह देगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ये भी कनाडा से है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति केंद्र करते हैं, तो केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी दोस्तों कनाडा से। तो कनाडा से राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी और केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सभी कनाडा के हैं। उद्देशिका, जो प्रस्तावना में प्रयुक्त भाषा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत के संविधान में जो उद्देशिका प्रस्तावना है उसका विचार तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, प्रस्तावना खुद अमेरिका से है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर ओरम, जो गोल्ड है, सोना है, एयू है, एयू का परमाणु क्रमांक, एयू में जेड कितना होता है? तो एयू में परमाणु क्रमांक होता है 79, ठीक है, 79 होता है। सिल्वर है, सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 और प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 है, 78 प्लेटिनम, गोल्ड का 79। जिंदुआ है वो किस क्षेत्र का लोकगीत है? जिंदुआ लोकगीत है वो पंजाब का है। पंजाब के लोकगीत से आप जिंदा हो जाएंगे, ऐसे लोकगीत है। तो जिंदुआ है दोस्तों पंजाब का, पंजाब का है जिंदुआ। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अब स्टेटमेंट देखो, गरीबी उन्मूलन के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर 1993 को मनाया गया। ये गलत स्टेटमेंट है। गरीबी उन्मूलन के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी बात करें गरीबी उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ना, वो 17 अक्टूबर को तो मनाया जाता है। पहला 1987 को मनाया गया था, न कि 1993 को। उसके बाद कंटिन्यू जो हुआ था वो 1993 से ही हुआ था, लेकिन पहला एक तरीके से 1987 को था। तो ये डेट तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी उन्मूलन दिवस है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक स्टेटमेंट देखो, भारत में 2005 में स्थापित अर्थशास्त्री सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली तेंदुलकर समिति को गरीबी का प्राकलन करने के लिए नियुक्त किया गया। बिल्कुल करेक्ट है। जो तेंदुलकर कमेटी है वो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक गठित कमेटी है। तेंदुलकर समिति का गठन ध्यान रखना है 2005 में हुआ है। 2005 में गरीबी आकलन के लिए तेंदुलकर समिति, करेक्ट स्टेटमेंट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के में घोषित किया। बिल्कुल यूएनजीए ने ही किया है। 17 अक्टूबर की डेट है अंतर्राष्ट्रीय जो गरीबी उन्मूलन दिवस है वो 17 अक्टूबर है। और 22 दिसंबर 1992 को ये एक प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें 17 अक्टूबर को एज ए गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में बात हुई थी। गरीबी उन्मूलन के लिए 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो ये 2022 की थीम है, ना कि 20 की। तो ये 2022 की थीम है, जो है वो है 2022 की थीम, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा 2022 की थीम है, न कि 20 की थीम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो युग्म देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और प्रथम सविनय अवज्ञा इसे कहा जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट। अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में, ये प्रथम भूख हड़ताल थी गांधी जी की 1918 में, ये भी करेक्ट है। खेड़ा सत्याग्रह, ये सभी गांधी जी के ही सत्याग्रह की बात हो रही है। खेड़ा सत्याग्रह 1919 प्रथम असहयोग आंदोलन, तो खेड़ा को कहा जाता है, लेकिन इसे 18 कीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 में हुई है, न कि 19 में। खेड़ा सत्याग्रह प्रथम असहयोग आंदोलन जरूर है, लेकिन 1918 होगा यहाँ पर। तो 1 और 2 करेक्ट है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चंपारण, असहयोग और खेड़ा का। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है, ये इसमें अलग अलग बात हुई, प्रथम असहयोग, प्रथम सविनय हो गया। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये है दोस्तों 1930 में, नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। खेड़ा सत्याग्रह है 22 मार्च से 5 जून 1918 को, गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। और गुजरात की खेड़ा जिलों में यहाँ पर किसानों के द्वारा
अंग्रेज सरकार की कर शुल्क के विरोध में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह है महात्मा गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश जो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करा रहे थे उसके विरोध में। बिहार में जगह है चंपारण, वहां पर 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ला ने इन्वाइट किया था। ध्यान रखना, ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ टीसीएस के द्वारा। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह वो चंपारण सत्याग्रह ही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई पहली भूख हड़ताल है अहमदाबाद मिल हड़ताल है, जो 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच में। ये एक प्लेग बोनस, उस समय प्लेग बीमारी आ गई थी, मजदूरों को, मजदूर पलायन कर रहे थे, भाग रहे, तो मजदूरों को वहाँ पर बने रहने के लिए प्लेग बोनस है, एक्स्ट्रा उनको बोनस दिया जा रहा था, जो बाद में ये ख़त्म कर रहे थे। तो जो भी मालिक ख़त्म कर रहे थे प्लेग बोनस को, उसके विरुद्ध में ये एक सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, जो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल है, ये भी 1918 में हुई है, जहाँ पर वेतन वृद्धि की बात हुई थी। अगला सवाल है, भारत का पहला क्यूसिम टूल किट अगस्त 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? क्यूसिम टूल किट है, ये भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जो बेंगलुरु में है, भारतीय विज्ञान संस्थान, IIT रुड़की और सीडेक के द्वारा। तो सीडेक IIT रुड़की और IISc बेंगलुरु है, रुड़की बेंगलुरु और सीडेक के द्वारा क्यूसिम यानी क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट है, ये एक क्यूसिम टूल किट विकसित हुई है। कौन सा राज्य 2021-22 में बॉक्साइट के 76% योगदान के साथ बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट क्रोमाइट लोह एस्क उड़ीसा में होता है, तो उड़ीसा हो जाएगा। कॉपर सबसे अधिक MP में होता है, कोयला झारखंड में होता है, हीरा मध्य प्रदेश में, सोना सबसे अधिक कर्नाटक में, जिप्सम चांदी राजस्थान में, टिन छत्तीसगढ़ में, यूरेनियम अब्रक आंध्र प्रदेश में, थोरियम केरल में होता है। अगला और इस वीडियो का अंतिम शिफ्ट है 27 फरवरी की तीसरी शिफ्ट, इनके देख लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड यानी जीके के सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। वह पहला स्थल है हड़प्पा जहाँ अनूठी संस्कृति की खोज हुई, तो सभ्यता लगभग प्रतीत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की आयु आपको पूछी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1920 की पुरानी सभ्यता है। इसकी कार्बन डेटिंग जो पत्ती के आधार पर आयु निकल के आई है, रेडियो कार्बन पत्ती के आधार पर, वो है एग्जैक्ट लगभग 2500 या फिर 2350 से लेकर 1750 इसकी कार्बन आधारित पत्ती पर आयु है, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। बाकी मेजर रूप से इनकी आयु निकल के आई है 2600 से 1920 इनकी आयु है। और यहाँ पर सभ्यता लगभग प्रतीत होती है, ये ऑप्शन दे रखा था उसमें भी 2600 से 1920 ही आपको याद रखना। कार्बन का पूछ रहे तो ये 2350 से 1750 याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु और घग्गर नदी के किनारे विकसित सभ्यता है। इसकी पहला स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आप देखेंगे, जैसे हड़प्पा है पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी सिंध का लरकाना जिला पाकिस्तान में, सुतगांव दौर भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में, चनूदड़ो भी सिंध पाकिस्तान में, रंगपुर दोस्तों अहमदाबाद भारत में है, कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में, लोथल अहमदाबाद काठियावाड़ में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं है, तो ये सभी है। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में, बनावली हिसार हरियाणा में, धौलावीरा कच्छ गुजरात में, रोपड़ पंजाब में है, राज्य जो भारत में पंजाब है वहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूंजी प्राप्तियों के उदाहरण है, यानी कैपिटल रिसिप्ट की बात हो रही है। कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है? पूंजी प्राप्तियों के उदाहरण आप देखेंगे, पूंजी प्राप्तियों भी दो प्रकार की होती है, एक गैर ऋण वाली, एक ऋण वाली। तो यहाँ पर ऋण वाले की बात हो रही है, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण, जो लोन ले रहे हैं विदेशी सरकार से या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो लोन देते हैं, तो उनसे प्राप्त ऋण। और लघु बचत, जैसे जो भी छोटी मोटी बचत होती है, डाकघर बचत खाता है, राष्ट्रीय बचत खाता है, तो उनसे बचत हैं। और एक देखिए राजस्व रिसिप्ट होती है, वैसे इन्हें रिसीट बोला जाता है, पी साइलेंट है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट क्या होती है? एक होती है आपके रेवेन्यू रिसीट में, अब मैं बात करूं कोई निजी फर्म की बात करते हैं, निजी कंपनी की बात करें, किसी को भी बात करूं, अब जो कंपनी होती है वो बिजनेस करेगी, बिजनेस के लिए क्या करते हैं, वो गुड्स को या तो सेल करेंगे, अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो जो सेल वो डेली करते हैं, लगभग सेलिंग डेली होती है। तो एक तरीके से रेवेन्यू रिसिप्ट में आवर्ती होती रहती है, प्रोडक्ट जो डेली सेल वगैरह होते हैं वहाँ से जो जनरेट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू रिसीट है, आवर्ती होगी, डेली होगा। और कैपिटल रिसीट में कभी कभार होता है, जैसे कि किसी कंपनी के पास में कोई एसेट पड़ा हुआ था, कोई संपत्ति पड़ी हुई थी, कंपनी ने उसको बेच दिया, जो उपयोग में नहीं आ रही थी, पुरानी हो गई थी, काम सही रूप से नहीं कर रहे, तो उससे बेचने पर उनको प्राप्त जो भी मनी प्राप्त हुई है वो कैपिटल रिसीट के अंतर्गत आएगी। या फिर उस कंपनी ने कोई लोन लिया है, तो लोन लेने पर उनको जो प्राप्त धन लोन का वो भी कैपिटल रिसीट हो जाएगा। तो कैपिटल रिसीट में ऐसा नहीं कि डेली हो रहा, आवर्ती एक तरीके से नहीं होती है, तो ये ध्यान रखना रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट में।
तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में एक मुस्लिम आंदोलन था। ये किस वर्ष शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 में। 1919 में खिलाफत, 1919 आपस में खिलाफ है ना। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन है ये 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ। इसका कारण है तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन है। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने इसका समर्थन किया और 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, उपाधियों का उन्मूलन है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 जो एक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक 5 समानता के अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 18 में समानता का अधिकार उपाधियों का अंत है। मतलब आप टाइटल नहीं लगा सकते हो, अपने आगे नाम के आगे कुछ भी नहीं लगा सकते हो आप, वो उपाधियों का अंत करता है। मन मर्जी से टाइटल नहीं लगा सकते हो। बाकी आर्टिकल 17 में अस्पष्टता का अंत, ये सभी समानता के अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से पेपर जो एक निश्चित अवधि में मौद्रिक रिटर्न की भविष्य की धारा का वादा करते हैं और सरकार तथा फर्म के द्वारा जनता से पैसे उधार लेने के लिए जारी किए जाते हैं और बाजार में व्यापार योग्य है? तो निम्नलिखित में से कौन से पेपर हैं, यानी बॉन्ड्स की बात हो रही है। बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स जारी किया गया और बता दिया कि मैं 8% का रिटर्न दे देंगे, कि आपको 8% रिटर्न, गारंटीड रिटर्न मिलेगा, मार्केट ऊपर नीचे कितना ही हो जाए। बॉन्ड्स हैं विशेषकर गवर्नमेंट जारी करती है। गवर्नमेंट को यदि कोई काम करने के लिए धन चाहिए तो वो जनता से कैसे, पब्लिक से कैसे धन लेगी, तो वो बॉन्ड जारी कर देगी। ठीक है, अब तो डायरेक्टली रिटेल भी बॉन्ड्स है। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड्स के लिए आपको आरबीआई में अकाउंट ओपन कराना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और आरबीआई में अकाउंट जिनके ओपन है वो डायरेक्टली सरकार जो बॉन्ड जारी करती है वो बॉन्ड्स ले सकते हैं। मतलब सरकार को पैसे देंगे और सरकार उनको एक फिक्स्ड रिटर्न दे देगा जो भी अवधि रहती है बॉन्ड्स की। तो यहाँ पर मौद्रिक रिटर्न की भविष्य की धारा का वादा करता है और सरकार या फिर कोई भी फर्म जनता से पैसे उधार किस प्रकार लेते हैं। एक आईपीओ होता है जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में लिस्ट होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो लोगों से जो फंड लेती है तो वो आईपीओ के रूप में। लेकिन आपको शेयर मार्केट में भी नहीं आना है और डायरेक्टली पब्लिक से फंड लेना है तो गवर्नमेंट वगैरह, कोई गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड आपको रेज करती है, उस केस में जनता है वो इन्वेस्ट कर देती है, तो वो बॉन्ड होता है। और बाकी यहाँ पर एक डीड की भी बात हुई है, ऑप्शन में आप देखेंगे ना विलेख। डीड एक तरीके से डॉक्यूमेंट है जो कोई अधिकार या संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा करता है। एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट आप डीड कहेंगे, लिखित कानूनी दस्तावेज है जो कोई भी अधिकार या संपत्ति का स्वामित्व आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ तो वो डीड में होता है। कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। पूछा है कथक किस क्षेत्र की शैली है। कथक की बात करें तो ये विशेषकर तो उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तरी भारत की आप कहेंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत की शैली है। नेक्स्ट सवाल है, 29 दिसंबर 2022 को नागपुर में गॉट पॉक्स वैक्सीन और लंपी प्रोवैक वैक्सीन, इसके निर्माण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है 29 दिसंबर 2022 को, गॉट पॉक्स वैक्सीन और लंपी प्रोवैक वैक्सीन। तो लंपी प्रोवैक का उपयोग लंपी स्किन रोग विशेषकर अब की बार गायों में हो गया था। गायों की जो स्किन है वो फूल रही थी, वहाँ पर फपोले निकल रहे थे और गायों की मृत्यु हो रही थी। तो उसके लिए लंपी प्रोवैक का उपयोग लंपी स्किन रोग के लिए, पशुओं के रोग निरोधी प्रतिरक्षीकरण के लिए, तो रोग से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए जो लंपी प्रोवैक वैक्सीन है ये कितने वर्ष तक कार्य करेगी? 1 वर्ष तक उनको प्रोटेक्ट कर देगी। वैक्सीन को 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। किस प्रकार करंट अफेयर्स का घुमाकर सवाल पूछा है। श्यानता की सीजीएस इकाई गुणांक का कौन सा संबंध सही है? श्यानता की जो एसआई यूनिट है वो है दोस्तों पास्कल सेकेंड, पीएस, पास्कल सेकेंड श्यानता एक लिक्विड का प्रॉपर्टी रहती है, लिक्विड की बहने का गुण है श्यानता। एक तरीके से लिक्विड में जो घर्षण उत्पन्न होता है ना वो श्यानता के कारण होता है। तो श्यानता के जो सीजीएस इकाई में यूनिट है, सीजीएस में पोइज यूनिट है। क्या है? पोइज। और 1 पोइज इक्वल होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, या फिर 10 की घात -1, 1/10 कह सकते हो, 1/10 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, ये आपस में इक्वल है। तो इस टाइप से एक पूरा विकल्प था, 1 पोइज, और सभी में 1 पोइज। श्यानता की सीजीएस इकाई सभी को पता है 1 पोइज है, लेकिन वो 1 पोइज किसके इक्वल है? तो 1 ग्राम सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के हैं, या फिर जो ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, ये 1 ग्राम सेकेंड इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 1 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के इक्वल होगी। 1/10 भी करना पड़ेगा।
तो श्यानता क्या होती है, दरों में जो परतें हैं वो फिसलती हैं, उनके मध्य घर्षण है और ये घर्षण बल ही बहने का विरोध करता है। लिक्विड है, ऐसा नहीं बहता ही रहता है। क्यों नहीं बहता रहता है? क्योंकि वहाँ पर परतों के मध्य घर्षण उत्पन्न हो रहा है और इसी घर्षण के कारण वो बहने के गुण का विरोध करता है। लिक्विड में बहने का गुण पाया जाता है, तो ये श्यानता है, इसकी विस्कोसिटी है। जनवरी 2023 में भाजपा के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका प्रयागराज में निधन हो गया, किस राज्य के राज्यपाल थे? केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीवी आनंद बोस है गवर्नर, नवंबर 2022 से। दिसंबर 2022 में हरित ऊर्जा की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम और पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता में एचपीसीएल ने किस राज्य में गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना आरंभ की है? तो यहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजना एचपीसीएल ने राजस्थान में, गाय के गोबर से बायोगैस परियोजना राजस्थान में एचपीसीएल ने आरंभ की है। बिना किसी यांत्रिक सहायता के सभी अनुपातों में समान रूप से पूर्णतः मिल जाती है। तो गैसें होती हैं, कोई भी आपको यांत्रिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है, अपने आप घुल मिल जाती हैं गैसें। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्मार्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आयुर्वेद से संबंधित प्रोग्राम है। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। स्मार्ट कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा प्रणाली और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया 2 जनवरी 2023 को। रोलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी अभियान का आह्वान किसने किया था? रोलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी अभियान का आह्वान महात्मा गांधी जी ने किया था। एक सवाल पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, किस एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठे हो गए थे? तो रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये बात है और उस समय डायर के आदेश पर गोलियां से लोगों को भून दिया गया था। काफ़ी दुखद घटना। काला कानून, जो रोलेट एक्ट के विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे, ध्यान रखना। तो ये जो रोलेट एक्ट है, काला कानून है, जिसमें डायरेक्टली लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था, कोई भी बिना मुकदमा चलाए। तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ये एक्ट आया था मार्च 1919 में, 21 मार्च को आया था और इसी को महात्मा गांधी जी ने इसको विरोध करने के लिए यहाँ पर पूछा है किसने आह्वान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप ध्रुपद। भारत की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब सही स्टेटमेंट जलवायु के संबंध में देखिएगा, अधिकांशतः पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत का अधिकांश भाग आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव करता है। बिल्कुल, आप पूर्वोत्तर भाग देखेंगे भारत का, पूर्वोत्तर उत्तरी क्षेत्र या फिर पूर्वोत्तर भाग है, वहाँ पर आर्द्र यानी नम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। थार रेगिस्तान के पूर्व में पंजाब और हरियाणा से लेकर काठियावाड़ तक का क्षेत्र एक पर्वतीय तो है नहीं, यहाँ पर रेगिस्तान में पर्वतीय कहाँ से आ गई? पर्वतीय जगह पर अल्पाइन आती है, तो ये तो जलवायु होगी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है अल्पाइन, जो हिमालय वगैरह ना वहाँ पर अल्पाइन है। अधिकांश पश्चिमी राजस्थान एक उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, स्टेपी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान में है शुष्क जलवायु। भारत के उत्तरी छोर शुष्क जलवायु का, उत्तरी नहीं है, पश्चिमी है। तो दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय आपको मिलेगी, दक्षिण क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय, पश्चिमी भाग में शुष्क है। पूर्वोत्तर भारत में उष्ण कटिबंधीय नम है, पूर्वोत्तर में नम है, आर्द्र दुर्देर का था, हिमालय में अल्पाइन है। ये मोटे मोटे तौर पर सभी सही स्टेटमेंट है। और बाकी आप देखेंगे टिवार्था वगैरह का वर्गीकरण देखेंगे, टिवार्था ने क्या बताया कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु है, तो वर्षा से संबंधित इनका टिवार्था ने जो वर्गीकरण किया है, कोपेन टिवार्था, ये जलवायु काफ़ी वर्गीकरण है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु उत्तरी पूर्व भाग तथा पश्चिमी तटीय मैदान में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु आपको प्रायद्वीपीय पठार में मिलेगी ज़्यादातर। उष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी है, ये महाराष्ट्र तमिलनाडु तक है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी है, थार के मरुस्थल और गंगा के मैदान के नम क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भाग, कच्छ के रण में। पर्वतीय जलवायु हिमालय क्षेत्र में। आर्द्र शीतकाल वाली नम जलवायु है, ये हिमालय से दक्षिण में विस्तृत है। नेक्स्ट सवाल है, कैलेंडर वर्ष 2022 में नियुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के साथ राज्य के सही मिलान। तो 2022 में टोटल 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। हाई कोर्ट में 165, टोटल 165 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो पूछा है किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पर सही सुमेलित वाला तो आंध्र प्रदेश में 14 है, बाकी सही सुमेलित में बता दूँ 165 की जो अलग अलग हाई कोर्ट में नियुक्ति हुई है, जैसे कि आप देखेंगे सर्वाधिक यहाँ पर 21 न्यायाधीश हरियाणा में नियुक्त हुए हैं, तो ये सही है।
बाकी आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में 13 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 14 जज, बॉम्बे में 19, कलकत्ता में 16, छत्तीसगढ़ में 3, गुवाहाटी दिल्ली में 17, गुवाहाटी में 2, हिमाचल प्रदेश में 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4, झारखंड में 1, कर्नाटक में 6, केरल में 1, एमपी में 6, ठीक है, मद्रास में 4, उड़ीसा में 6, पटना में 11 है और पंजाब हरियाणा में 21 है। राजस्थान में 2, तेलंगाना में 17 जजेज की नियुक्ति हुई है 2022 में टोटल। अगला सवाल है, अगस्त 2022 में ई कॉमर्स में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और किस कंपनी के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो अगस्त 2022 में ई कॉमर्स में छोटे और मध्यम आकार के जो व्यवसायी हैं ना, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कि ई कॉमर्स में भी छोटे व्यापारी व्यवसायी आ सकें, तो वहाँ पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी और किस कंपनी के मध्य सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ओएनडीसी के मध्य एमओयू हुआ है ताकि मध्यम आकार के व्यवसायी ई कॉमर्स में भागीदारी निभा सके। तो सिडबी ओएनडीसी ने ये एमओयू किया है 2022 में अगस्त में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का सिडबी का हेडक्वार्टर दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 1990 में सिडबी 90 में स्थापित हुई है। भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का अग्रणी है? बॉक्साइट उड़ीसा बता चुका हूँ। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 84.44 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया डायमंड लीग फाइनल 2022 में किसने किया? नीरज चोपड़ा ने किया। अगला सवाल यहाँ पर एक राग में प्रयुक्त म्यूजिक का फिर सवाल आया। जो राग होती है उसमें प्रयुक्त स्वरों की संख्या के अनुसार 3 प्रकार की जातियां होती है। 3 कौन सी? षाडव, संपूर्ण, ओडव। तो स्वरों की संख्या के अनुसार अब षाडव यानी जिसमें 6 स्वर होंगे और ओडव यानी 5 स्वर होंगे, संपूर्ण यानी 7 स्वर होंगे। तो ये स्वरों की संख्या के अनुसार 3 जातियां हो गई आपकी राग की। राग जाति की उन प्रकारों में से एक राग जिसमें आहारों और अवरों में 7 स्वर होते हैं। आहारों और अवरों में 7 स्वर होते हैं। 7 मैंने बता दिया, संपूर्ण में 7 होंगे, ओडव में 5 होंगे, षाडव में 6 होंगे। तो ये आपकी राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के अनुसार पर 3 प्रकार की जातियां हैं। 5 को ओडव, 6 को षाडव, 7 को संपूर्ण कहते हैं। आहारों और अवरों के अनुसार ये आपस में मिलकर रागें 9 नामों से पुकारी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग अलग 9 नाम, 5-6 हैं, कहीं पर 5-7 हैं, तो 5 को आप ओडव कह देंगे, 7 को संपूर्ण यानी ओडव संपूर्ण। इस प्रकार ऐसे 9 भाग हो जाएंगे। किस मुगल शासक ने 1628 से 58 तक शासन किया है? तो शाहजहां, ये ठीक 28-58 शाहजहां। नेक्स्ट सवाल, 2022 में 7% की वृद्धि के पूर्वानुमान के साथ भारत की अर्थव्यवस्था आकार में यूके को पीछा किया है। यूके इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2022 के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी अर्थव्यवस्था बनी है? भारत। तो भारत सितंबर 2022 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और पीछे छोड़ा है यूके को। पहले भारत 6ठी थी ना, अब यूके हो गया 6ठे स्थान पर। तो आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ 4 अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, ये 4 प्रमुख है। 5वीं इंडिया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका पहली है, उसके बाद चाइना दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, फिर तीसरी जापान, चौथे जर्मनी, 5वें स्थान पर इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना होने का अनुमान है? 2035 तक शहरी क्षेत्रों में लगभग 43.2% जनसंख्या हो जाएगी। ये एक अनुमान लगाया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 में कि भारत में 2035 में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का रेशियो 43.2% हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में बताया है कि 2035 में 675 मिलियन तक, ठीक है, शहर की आबादी 675 मिलियन हो जाएगी और चाइना में 1 अरब पार हो जाएगी। शहरी आबादी 2021 में टोटल ग्लोबल देखें तो 56% से बढ़कर 2050 तक 68% होने का अनुमान भी है। नेक्स्ट सवाल निदान है। निदान क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछा है। निदान क्या होता है? जो भी नशीले पदार्थ के अपराधी हैं उनसे संबंधित डाटा, जो नशीले पदार्थ के अपराधी हैं उनका डाटा लेना है, फिंगरप्रिंट है, पूरा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो नशीले पदार्थ के मामलों की जांच ताकि इजी हो सके, एक दूसरे से कड़ी जोड़ सके, उनका डाटा मिल जाए, तो इसके लिए निदान पोर्टल की शुरुआत, जो नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, ये निदान की फुल फॉर्म है। अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 5 जगत के बारे में गलत है? पंच जगत वर्गीकरण जो HV टेकर ने 1969 में किया है, पंच जगत वर्गीकरण अवधारणा दी है।
5 जगत में वर्गीकरण किया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इन 5 जगत वर्गीकरण में विशेषता की बात करें तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो गलत आप देखेंगे एनिमेलिया स्वपोषी थोड़ा ही है, एनिमोलिया तो विषमपोषी है जिसमें सारे जंतु आ जाते हैं, तो वो विषमपोषी है। तो यहाँ पर लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और 5 जगत देखेंगे, 5 जगत की थोड़ी बहुत विशेषता देख लो। मोनेरा जगत है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं है, विकसित होता है केंद्र यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक है मोनेरा जगत, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, विकसित नहीं होता उसका केंद्र। साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा जगत में आते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय आते हैं। पादप व जंतु के बीच की जो युगलिना है वो इसी जगत में आता है, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक है प्रोटिस्टा। कवक में परजीवी आ जाएंगे ज़्यादातर, और मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव है परजीवी, जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन की है कवक जगत में। पादप जगत में शैवाल और बहुकोशिकीय हरे पौधे आ जाएंगे। एल्गे भी पादप जगत में, और बहुकोशिकीय जो हरे पौधे हैं वो। एनिमिलिया में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय, और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, आप तो प्रो हो, एम प्रो। मोनेरा मैन प्रो है, प्रोकैरियोटिक, मैन का मतलब ह्यूमन मत मान लेना, वो एनिमिलिया में आएंगे जो कि विषमपोषी हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। यूकैरियोटिक है, विकसित केंद्र है कोशिका का। तो इस प्रकार आपने जाना ये पूरा 27 फेब के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका वीडियो आ जाएगा जिसमें और 3 शिफ्ट कवर हो जाएगी। अभी 5 हो चुके, 3 पार्ट आने हैं। 3 पार्ट के बाद आप PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे वेबसाइट पर toptrendinggk.in पर। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, इस प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर होते रहेंगे, एड ऑन होते रहेंगे, जो कंटिन्यू इस प्रकार सीरीज से जुड़ा रहता है। आप कोई भी जीके के किसी बुक से तैयारी करते हो, यहाँ पर वाकई में आप देखेंगे ये सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो ये एड ऑन होता रहता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। इसको थोड़ा बहुत PDF में रिवाइज भी कर लेना। वैसे इसकी अलग से PDF, जो पूरी PDF फाइल है ना, जिसमें जीके है, रीजनिंग वगैरह सारे ऑफिशियल PDF फाइल, वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और जो कैंडिडेट है मॉक टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहता है, इस महीने का बेहतरीन ऑफर टेस्ट पेपर अभी चल रहा है, 16 अप्रैल तक रहेगा, 16 नहीं 18 अप्रैल तक, 16 से 18 के मध्य, जिसमें 224 रुपये में आपको डील मिल रही है TTGK कूपन कोड के साथ में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।